तो जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता, उसका रहन सहन, उसके सोचने का तरीका, सब कुछ बस 1000 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से बदल जाता है। महान सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसने यहाँ की पूरी बनावट ही बदल डाली। तो आज हम उसी कमाल के बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी वैदिक काल की। यही यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे सफर का केंद्र है। मतलब कैसे घुमंतू चरवाहों का एक समाज जो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, वो एक ऐसी सभ्यता बन गया जहां बसे हुए राज्य थे और जटिल सामाजिक व्यवस्था थी। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे। पहला है पूर्व वैदिक काल, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय, और फिर आता है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। बस इन्हीं दो दौर के बीच वो पूरा का पूरा बड़ा बदलाव छिपा है। लेकिन इन बदलावों की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, हमें इस सबके बारे में पता कहाँ से चलता है और इसे हम वैदिक काल ही क्यों कहते हैं? देखिए, इस काल का नाम आता है वेदों से। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इन्हें सदियों तक लिखा ही नहीं गया, इन्हें सुनकर याद किया जाता था और गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता था। इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं, मतलब जो सुना गया हो। कमाल है ना? अब देखिए, हमारे पास जानकारी के जो स्रोत हैं वो भी वक्त के साथ बदलते हैं। शुरुआती दौर यानी अर्ली वैदिक पीरियड को जानने के लिए हमारे पास एक मेन सोर्स है ऋग्वेद। लेकिन जैसे ही हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो ग्रंथों की जैसे बाढ़ आ जाती है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये खुद ही एक बड़ा संकेत है कि अब समाज पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो रहा था। तो चलिए अब कहानी के बिफोर वाले हिस्से से शुरू करते हैं। चलते हैं ऋग्वैदिक काल की दुनिया में और देखते हैं कि तब की जिंदगी कैसी थी। उस वक्त जीवन काफी सीधा सादा था। दौलत जमीन या सोने से नहीं बल्कि मवेशियों से गिनी जाती थी। जिसके पास जितनी गायें वो उतना बड़ा आदमी। कबीले का जो मुखिया था उसे राजन या गोपति कहते थे। गोपति का मतलब ही होता है गायों का रक्षक। वो कोई तानाशाही राजा नहीं था और हाँ, कोई रेगुलर टैक्स सिस्टम भी नहीं था। लोग अपनी मर्जी से राजा को बलि नाम का एक तोहफा देते थे। ये एक तरह से स्वैच्छिक भेंट थी, कोई जबरदस्ती नहीं। उस दौर की एक झलक हमें दशराज्य युद्ध यानी 10 राजाओं की लड़ाई से मिलती है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में है। ये लड़ाई किसी जमीन या साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि कबीलों के बीच अपने वर्चस्व की जंग थी। इसमें भरत कबीले की जीत हुई और इससे पता चलता है कि उस समय शक्ति का मतलब जमीन पर कब्जा नहीं बल्कि लोगों पर प्रभाव जमाना था। और कमाल की बात यह है कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ में डेमोक्रेसी के भी कुछ अंश थे। सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं जहां कबीले के लोग मिलकर बड़े फैसले करते थे। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है, इन सभाओं में महिलाओं को भी शामिल होने का हक था। और सिर्फ शामिल ही नहीं होती थीं, उनकी बात सुनी भी जाती थी। इस पॉइंट को खास तौर से याद रखना है क्योंकि कहानी में आगे जाकर ये चीज पूरी तरह से पलटने वाली है। तो फिर हुआ क्या? इस सरल से समाज में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? अब हम कहानी के उस दिलचस्प मोड़ पर हैं जहां दो बड़ी ताकतों ने मिलकर सब कुछ बदल दिया। इस बदलाव के पीछे समझिए कि दो बड़े कारण थे। एक तो लोग पूरब की तरफ गंगा यमुना की उपजाऊ जमीन की ओर बढ़ रहे थे, और दूसरा एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी हाथ लग गई थी जिसने गेम ही बदल दिया। और वो टेक्नोलॉजी थी लोहा। बाद के वैदिक ग्रंथों में इसे कृष्ण अयस कहा गया है, यानी काला धातु। ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये एक धातु एक पूरी क्रांति लाने वाली थी। और यहीं से एक के बाद एक बदलाव की झड़ी लग गई। सोचिए, लोहे के औजारों से घने जंगल साफ करना आसान हो गया, जमीन की गहरी जुताई होने लगी। इससे पैदावार बढ़ी और पहली बार एग्रीकल्चरल सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ। अब जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो लोग एक जगह टिककर रहने लगे, गांव बसने लगे। और इन्हीं गांवों और अतिरिक्त अनाज ने आगे चलकर बड़े राज्यों यानी जनपदों की नींव रखी। तो अब जरा कहानी के आफ्टर वाले हिस्से को देखते हैं। ये नया समाज कैसा था? सच कहूं तो ये एक बिल्कुल ही नई दुनिया थी। इस स्लाइड में पूरा फर्क साफ साफ दिखता है। जहां पहले पशुपालन था, अब खेती मुख्य हो गई। कबीलों की सभाओं की जगह बड़े बड़े राज्यों ने ले ली। जो बलि पहले एक तोहफा था, अब वो रेगुलर टैक्स बन गया।
समाज में जो लचीलापन था वो कठोर वर्ण व्यवस्था में बदल गया, और जैसा मैंने पहले कहा था, महिलाओं को राजनीतिक जीवन से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, समाज का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया था। समाज के इस बंटवारे को वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया, जो अब पूरी तरह से जन्म पर आधारित और बहुत सख्त हो गई थी। इस सिस्टम को एक तरह की दैवीय स्वीकृति देने के लिए पुरुष सूक्त की कहानी गढ़ी गई। इसके हिसाब से समाज के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से पैदा हुए, और इसी आधार पर समाज में उनका दर्जा और काम तय कर दिया गया। अब राजा सिर्फ कबीले का सरदार नहीं रहा। जैसे जैसे सभा और समिति जैसी संस्थाएं कमजोर हुईं, राजा की ताकत बहुत बढ़ गई, यहाँ तक कि राजा खुद को देवताओं के बराबर मानने लगा। और अपनी इस नई शक्ति को दिखाने के लिए राजसूय, वाजपेय और सबसे मशहूर अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाने लगे। ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये ताकत का खुला प्रदर्शन था। लेकिन ये बदलाव सिर्फ समाज और राजनीति तक ही सीमित नहीं थे। इसी दौर में भारत की सोच और फलसफे की दुनिया में भी एक खामोश लेकिन बहुत गहरी क्रांति चल रही थी। धर्म भी अब ज्यादा जटिल हो गया था। पहले की सीधी सादी प्रकृति पूजा की जगह अब बड़े बड़े खर्चीले यज्ञों ने ले ली थी, जिन्हें पुरोहित वर्ग नियंत्रित करता था। और इसी बढ़ती जटिलता के रिएक्शन के तौर पर एक नई तरह की सोच ने जन्म लिया। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उपनिषदों की। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का सार या अंत। इन ग्रंथों ने एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। इन्होंने बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांडों पर ध्यान देने के बजाय ये सवाल पूछा कि इन सब का मतलब क्या है, असलियत क्या है, ये मैं कौन हूं। और उपनिषदों ने ही हमें वो विचार दिए जो भारतीय दर्शन की नींव बने। ब्रह्म यानी वो परम सत्य, आत्मा यानी हर इंसान के अंदर की चेतना, और साथ ही कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। इन सारे विचारों का एक ही लक्ष्य था, मोक्ष यानी जन्म मरण के इस चक्र से आज़ादी। ये विचार आज भी दुनिया भर के दर्शन को प्रभावित करते हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं कि कैसे ये हजारों साल पुराने विचार, जो एक बिल्कुल अलग दुनिया में पैदा हुए थे, आज भी हमारे जीवन को, हमारी चेतना को और इस ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके को प्रभावित कर रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।